जरा ये देख लीजिए कि दोनों तरफ के पीस जो प्लान है 28 पॉइंट्स हैं, उनमें से महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से हैं और उसमें कौन सा पक्ष क्या कहता है। मसलन अमेरिका क्या कहता है और उधर यूरोप की तरफ से क्या कहा जा रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है नेटो को लेकर, नेटो में नहीं आएगा, नेटो का फर्दर कोई एक्सपेंशन नहीं होगा और अब आने वाले दिनों में यूक्रेन नेटो में नहीं आएगा, ये बात अमेरिकी पीस प्लान कहता है। जबकि यूरोप ये कहता है कि नेटो तो एक्सपैंड करेगा और यूक्रेन की तो लड़ाई ही इससे शुरू हुई थी, वो नेटो में क्यों नहीं आ सकता। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। दूसरा देखिए, सेना के जवान, एक तरफ कहा जाता है, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी हम लेंगे, तुम अपनी सेना को कम करो, 6 लाख के आसपास कर लो, कम कर लो इसको। और उधर यूरोप कह रहा है नहीं जितना 8 लाख के आसपास ये रख सकते हैं सेना, इनको सेना कम क्यों करना चाहिए। उधर अमेरिकी पीस प्लान कहता है कि कब्जाए गए जो इलाके हैं उनको रशिया को दे देना चाहिए, उनको भूल जाना चाहिए यूक्रेन को। यूरोप कहता है क्यों भूल जाएं भाई, ये कैसे भूल जाएं, ये इनका इलाका है, इसको एग्रेशन करके रशिया ने अपनी कब्जे में ले लिया है, तो इनको क्यों भूल जाएं। 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे, यूरोप ने ये कह दिया है। क्या चाय से ज़्यादा केटली गर्म है, क्योंकि 1 इंच वाली बात तो ज़ेलेंस्की भी नहीं कह रहे थे। ये बात असल में कैसे देखा जाना चाहिए, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये मौजूदा जो जहाँ पर फौज जाके रुकेगी रशिया की, उसी को कंट्रोल की लाइन मानते हुए फिर बातचीत होनी चाहिए। और उधर ये कहा जा रहा है कि पहले सीज़ फायर लागू करो, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है, पहले सीज़ फायर के बगैर कोई बातचीत नहीं होगी। ज़ैपोरेज़िया को लेकर अमेरिकी जो प्लान है वो ये कहता है ये के पूर्ण नियंत्रण में होना चाहिए और इधर रशिया यूक्रेन साझा मॉडल के लिए कहा जा रहा है। अब अगर ऐसा है, संजय भारद्वाज सर और बाकी 2 एक्सपर्ट जो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि यूरोप अगर साथ में आ भी जाए तो रशिया जिस तरीके से आगे अनंत काल तक लड़ने की एक तरीके से क्षमता रखता है और अमेरिका उसके साथ है, तो ये फिर यूरोप को आज नहीं तो कल ये बात समझनी पड़ेगी। और ज़ेलेंस्की भी ये बात जानते हैं कि यूरोप भी बहुत देर तक साथ नहीं देगा। तो क्या 27 से पहले आखिरकार ज़ेलेंस्की हाँ बोल देंगे? देखिए, मुझे लगता है दिनेश जी ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतनी आसान नहीं है। जिस तरीके से देखिए आज डिफेक्टो जो कंट्रोल है रशिया का, और रशिया का एक अपर हैंड है निश्चित रूप से, और जिस तरीके से 28 पॉइंट अमेरिका के पास है, ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट लिखने में रशिया साथ में बैठा हुआ था, बात बराबर है। लेकिन सवाल आता है कि क्या ये सस्टेनेबल पीस होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जो पीस होगा क्या जस्ट पीस होगा, दूसरा सवाल। क्योंकि जो सारा गणित है वो यूरोप और रशिया के बीच का गणित है। यूक्रेन तो एक तरीके से एक मोहरा है, एक तरीके से एक प्यादा है, और जो बैलेंस ऑफ थ्रेट है बेसिकली जो पूरा यूरोप है वो रशिया को यूक्रेन के बॉर्डर पर ही लिमिट करने का एक प्रयास शुरू से 3 साल से चल रहा है, लेकिन वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि रशिया अगर यूक्रेन को पूरा कंट्रोल कर लेता है तो ये थ्रेट जो बढ़ेगा वो पूरा का पूरा यूरोप तक पहुंच जाएगा। यानी कि जो लड़ाई है बैलेंस ऑफ पावर और बैलेंस ऑफ थ्रेट में, उसमें कहीं ना कहीं रशिया अपर हैंड दिखाई दे रहा है। अब गणित आता है कि इसमें बेसिकली स्टेक होल्डर्स को कितना इन्वॉल्व किया जा रहा है। क्या ज़ेलेंस्की को इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्या यूरोप को इन्वॉल्व किया जा रहा है, वहाँ पे वो नज़र आ नहीं रहा। ये डील मुझे लगता है रशिया और अमेरिका के बीच में हो रही है। ये क्यों हो रही है, इसका एक बड़ा कैनवास है, उसमें मैं चाइना को लेके आता हूँ। क्योंकि अमेरिका का जो पूरी जो नज़र है वो चाइना को कंटेन करने की है, और वो चाहता है कि रशिया के साथ जो नो लिमिट पार्टनरशिप जो बढ़ रही है रशिया और चाइना के बीच में, उसको ब्रेक करना है और रशिया को अपने साथ रखे। इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको G8 में लेके आइए, इसीलिए कहा कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, जो कि कोर इश्यूज थे ये, और इसीलिए कहा कि डोनबास क्षेत्र है वो पूरा रशिया के पास में रह जाइए। तो बात बराबर है कि एक जो बढ़ता हुआ जो एक थ्रेट है, जो अमेरिका का एक लॉन्ग प्लान, जो एक प्लान है जिसको कहेंगे कि इंस्टीट्यूशनल एक मेमोरी है, कि वो चाइना को कंटेन करने का एक गणित चल रहा है। यूरोप इसमें भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि जहां तक बेल्ट और रोड इनिशिएटिव्स की बात है तो चाइना के साथ सारा यूरोप जुड़ गया। ये चाइना को कंटेन करने के लिए भी किया जा रहा है। मान लीजिए चाइना को कंट्रोल करने के लिए, कंटेन करने के लिए भी किया जा रहा है या ही किया जा रहा है, तो भी मैं ये जानना चाहता हूं कि चलेगी किसकी। क्योंकि अब 2 चीज़ें जक्सपोज कर रही हैं, इधर अमेरिका वाला 28 पॉइंट वाला पीस प्लान, इधर यूरोप वाला, चलेगी किसकी आखिरकार, ये एक बड़ा सवाल है। यूरोप का ये 28 पॉइंट प्लान कोई महत्व रखता है अमेरिका के प्लान के सामने कि नहीं, और अगर नहीं तो ज़ेलेंस्की कितना और टाइम लेने वाले हैं हाँ बोलने के पहले?
ये मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, लेकिन उससे पहले ये बता दूं, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर बहुत बड़ा हमला किया है और ये इशारा है कि मैं तो, जैसा कह रहे थे अभी दीपक सर कि यहाँ सर्वशक्तिमान मैं हूं, बाकी सब तो ऐसे ही हैं, शर्म अल शेख वाली बात। तो यहाँ पर भी उनका एटीट्यूड है, यही है कि मैंने ये प्लान दिया है और तुम इसको स्वीकार क्यों नहीं रहे हो। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर बहुत बड़ा हमला किया है, कहा है यूक्रेनी नेतृत्व ने मेरी पहल के लिए जरा भी शुक्रिया तक नहीं बोला, थैंक यू तक नहीं बोला। इतना कमाल का पीस प्लान में लेकर आया हूं और ज़ेलेंस्की ने इसके लिए मुझे थैंक यू तक नहीं बोला। यूरोप के नेताओं पर भी भड़के ट्रंप, कहा यूरोप अब भी रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए रशिया के खिलाफ जाकर बहुत बड़ी बातें करने की बात ना करे, अब भी ऊर्जा आवश्यकताएं रशिया ही यूरोप की पूरी कर रहा है। तो ये ट्रंप की तरफ से एक तरीके से बड़ा आईना दिखाया गया है यूरोप को। इस पर भी जरा कमांडर अतुल आपका मैं ओपिनियन लेना चाहता हूं कि यूरोप भी ये जानता है कि वो बहुत खोखली जमीन पर खड़ी होकर बातें कर रहा है। ये बात सच है या ये बात सच है कि यूरोप को एकदम इग्नोर नहीं किया जा सकता? देखिए, ये तो सच है कि यूरोप पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर रशिया की सिक्योरिटी डिपेंडेंट है इसके ऊपर, तो यूरोप की भी कुछ हद तक डिपेंडेंट है। पर बात यह है कि इस वक्त अगर आप देखेंगे तो यूरोप की वो पोजीशन नहीं है कि वो जाके चैलेंज कर सके या वॉर खुद लड़ सके। अगर यूएस से उस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता है, यूएस से अगर अपनी इंटेलिजेंस प्रोवाइड नहीं करता है, टारगेटिंग प्रोवाइड नहीं करता है इस वॉर में, तो कोई भी तरीका नहीं है इस वक्त पर यूरोप के पास कि वो आगे इस लड़ाई को बढ़ा सके। मुद्दा यह है कि उसको अभी 5 या 10 साल यूरोप को लगेंगे अपनी वॉर इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए। उसके बाद वो किसी स्थिति में होगा कि वो शायद यूक्रेन को सपोर्ट कर सके। तो इस वक्त तो यूरोप की कोई हालत नहीं है उसको सपोर्ट करने की। हाँ, वो ये भी नहीं चाहता कि इस एब्सोल्यूट एकदम से पीस एस्टेब्लिश हो जाए यहाँ पर, ताकि उसको एकदम से इरेलेवेंट बन जाए। यूरोप रेलेवेंट रहना चाहता है। यूरोप की जो बिग पावर्स हैं, जर्मनी, फ्रांस और यूएसए, वो रेलेवेंट रहना चाहती है वर्ल्ड में। और जर्मनी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये वॉर चलती रहे, फ्रांस के लिए इम्पॉर्टेंट है ये वॉर चलती रहे, ताकि वो अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश कर सके नेटो में। क्योंकि आप जब देखते हैं, आपका जो अमेरिका जो है वो विड्रॉ कर रहा है नेटो से, धीरे धीरे पूरी तरह से विड्रॉ करने की कोशिश है उसकी, तो उसके चलते हुए एक वैक्यूम क्रिएट ना हो जाए। उस वैक्यूम में जर्मनी चाहता है कि मैं इस नेटो का लीडरशिप को हत्या लूँ। अब लीडरशिप को हत्याने के लिए अब इस वक्त वो जर्मनी, फ्रांस ये तो बोल नहीं सकते कि हम इस युद्ध में हम भी पीस चाहते हैं, जो यूएसए कह रहा है हम उसको मानने को तैयार हैं। तो उनकी पोस्चरिंग तो चलेगी, तो उसमें तो नहीं है। पर इस वक्त पर जो मोस्ट पावरफुल है वो अमेरिका है। अगर आप देखेंगे तो चाइना में भी वो पावर नहीं है। अगर चाइना ये 28 पॉइंट का पीस प्लान लेके आया होता तो कोई भी उसको देखता तक नहीं, उसको फाड़ के रद्दी के डस्टबिन में डाल दिया जाता। पर क्योंकि ट्रंप लाया है, इस पे पूरा दुनिया इस प्लान को डिस्कस कर रही है, बिकॉज अमेरिका हैज़ द पावर। अमेरिका हैज़ द पावर ओवर, एब्सोल्यूट पावर ओवर यूक्रेन एट द मोमेंट, आई वुड से। तो इसलिए इसके चलते हुए ये लगता है कि अब ट्रंप भी बहुत उनकी पेशेंस ख़त्म हो गई है। जब से पावर में आए थे वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि ये पीस प्लान आगे बढ़े, और अभी तक तो ये पीस प्लान नहीं बढ़ पाया था, और लार्जली क्योंकि यूरोप ही इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि ये पीस एस्टैब्लिश हो। अब अगर पीस एस्टैब्लिश होनी है तो उसमें दो राय नहीं है कि यूक्रेन को अपनी टेरिटरी को देना पड़ेगा, सीड करना पड़ेगी टेरिटरी।